कहानी की शुरुआत एक शांत और सुनसान रेगिस्तान से होती है, जहां हम तीन दोस्तों को इस विशाल रेगिस्तान के बीच मौजूद एक आलीशान घर की तरफ बढ़ते हुए देखते हैं। ये तीनों यहाँ छुट्टियां बिताने आई हैं और यह आलीशान घर हैदर के अंकल का है। हालांकि इस वक्त वो काम के सिलसिले में शहर से बाहर गए हुए हैं। इसी वजह से हैदर चोरी छुपे अपनी दो दोस्तों शार्लेट और डियो के साथ इस घर में आ जाती है, ताकि वह आज रात इस एरिया में होने वाली मीटियोराइट शावर को देख सके। शार्लेट, जो खुद एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, लाइव आकर सबको बताने लगती है कि कैसे वह आज की रात अपनी दोस्त हैदर के घर से मीटियोराइट गिरते हुए लाइव दिखाएगी। वह पूरी घटना अपने चैनल पर लाइव करेगी ताकि उसके फैंस भी इस मीटियोराइट शावर को देख सकें। इसके बाद तीनों आज रात की पार्टी के लिए लाए गए ड्रिंक्स और सारी तैयारियां पूरी कर लेती हैं। हालांकि उनमें से किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि आज रात उस मीटियोराइट के साथ धरती पर क्या आने वाला है। धीरे धीरे शाम हो जाती है और अब उन्हें मीटियोराइट गिरते हुए दिखाई देने लगता है। हैदर और डियो इसे देखकर हैरान रह जाती हैं, क्योंकि यह मीटियोराइट बाकी मीटियोराइट से काफी ज्यादा चमकदार था। वहीं दूसरी तरफ शार्लेट परेशान हो जाती है, क्योंकि जब उसे यह पूरी घटना लाइव स्ट्रीम करनी थी, तभी अचानक सभी फोन में नेटवर्क चला जाता है। मीटियोराइट के नीचे गिरने के बाद तीनों अपने प्लान को कंटिन्यू करती हैं और इसी शांत रेगिस्तान में ड्रिंक्स पीते हुए एंजॉय करने लगती हैं। तीनों लगातार ड्रिंक करते करते काफी नशे में आ चुकी होती हैं। तभी अचानक उनके पूल में एक अजीब सी चीज गिरती है। वह चीज बाहर से इतनी गर्म होती है कि पूरे पूल का पानी उबलने लगता है। तीनों नोटिस करती हैं कि वह मीटियोराइट धीरे धीरे हिल रहा है और उसके अंदर से तेज बदबू भी निकल रही है। इसलिए हैदर बिना देर किए उसे पूल से बाहर निकालने लगती है, ताकि वहां और गंदगी न फैले। थोड़ी मशक्कत के बाद हैदर उसे बाहर निकालने में कामयाब हो जाती है। तभी उन्हें पता चलता है कि यह कोई मीटियोराइट नहीं बल्कि एक जिंदा जीव है। हालांकि अभी तक उसके बॉडी और ऑर्गन्स किसी को भी दिखाई नहीं देते, इसलिए तीनों अंदाजा लगाने लगती हैं कि यह शायद रेगिस्तान में पाया जाने वाला कोई जानवर होगा, जिसके बारे में उन्हें पता नहीं है। वैसे भी उन्हें एनिमल्स के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, इसीलिए तीनों घर के अंदर जाकर एनिमल्स की मैगजीन देखने लगती हैं, ताकि इस जीव के बारे में कुछ पता चल सके। इंटरनेट तो मीटियोराइट गिरने के बाद से चल ही नहीं रहा था, वरना वे उसकी फोटो लेकर ऑनलाइन सर्च कर सकती थी, लेकिन मैगजीन में भी उन्हें कोई क्लू नहीं मिलता। अब हैदर डर जाती है, क्योंकि उसके पिता इस पूरी गंदगी की वजह से उस पर बहुत गुस्सा होने वाले थे। हालांकि शार्लेट उसे समझाती है कि अभी ज्यादा मत सोचो, और तीनों फिर से और ज्यादा ड्रिंक कर लेती हैं। इसके बाद तीनों वहीं सो जाती हैं। अगली सुबह तीनों की नींद भयानक हैंगओवर के साथ खुलती है। तीनों बाहर निकलकर देखती हैं कि वह जीव अब उस कपड़े से निकल चुका है और रेंगते हुए कहीं आगे चला गया है। उसके पीछे एक अजीब सा काला लिक्विड पड़ा हुआ होता है। अब सेफ्टी के लिए तीनों एक टूल उठा लेती हैं और उस जीव के निशानों का पीछा करने लगती हैं। थोड़ी ही दूर जाने पर उन्हें वह जीव दिखाई दे जाता है। वे तीनों उसे देख ही रही होती हैं कि अचानक उनके पीछे एक लड़का आ जाता है, जिसे देखकर तीनों चौंक जाती हैं। वह लड़का अपना नाम ब्रेट बताता है और कहता है कि हैदर के पिता ने उसकी फैमिली को इस आलीशान घर के लॉन की साफ सफाई के लिए हायर किया है। उसकी फैमिली का एक छोटा सा लकड़ी का कैबिन यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर है। उनके अलावा इस रेगिस्तान में दूर दूर तक कोई और नहीं रहता। इतना बताकर ब्रेट अपना काम करने लगता है। तभी हैदर उसे उस अजीब से जीव के बारे में बताती है और उसे ऑफर देती है कि वह उसे और ज्यादा पैसे दे देगी अगर ब्रेट उस जीव को उनके लॉन से निकाल कर कहीं दूर फेंक आए। लेकिन ब्रेट मना कर देता है, क्योंकि उसे ऐसे अजीब जीवों से डर लगता था। हालांकि बाद में वह एक किस के बदले ऐसा करने को तैयार हो जाता है। वहीं तीनों लड़कियां पहले से ही उस जीव से डरी हुई थीं, इसीलिए हैदर और शार्लेट ब्रेट को किस करती हैं और उसे उस जीव को फेंकने के लिए कहती हैं। किस मिलने के बाद ब्रेट उस जीव को एक चादर पर धकेलने लगता है, ताकि उसे आसानी से फेंका जा सके। लेकिन अब उस जीव का वजन काफी ज्यादा बढ़ चुका था, जिसकी वजह से ब्रेट उसे बड़ी मुश्किल से धकेल पाता है। जब वह फाइनली उसे चादर पर धकेल ही देता है, तभी अचानक उस जीव का सिर उगाता है। इसके बाद वह बहुत तेज वाइब्रेशन निकालने लगता है। यह सब देखकर ब्रेट डर जाता है और भागकर अपने कैबिन की ओर चला जाता है। तीनों लड़कियां भी देखती हैं कि वह जीव लगातार अजीब तरह के तेज वाइब्रेशन निकाल रहा है। हैदर को लगता है कि शायद यह कोई एलियन हो सकता है, क्योंकि कल रात यह सिर्फ एक पत्थर जैसा था, लेकिन आज इसमें सिर और पैर उग आए हैं। हैदर कहती है कि अगर यह कोई एलियन जीव हुआ तो इसे जितनी जल्दी हो सके मार देना चाहिए, लेकिन डियो इसके लिए मना कर देती है। डियो कहती है कि हो सकता है यह एलियन खतरनाक ना हो और बिना कुछ जाने समझे किसी की जान लेना गलत है। वह चाहती है कि वे इसके बारे में सरकारी अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करें, ताकि वे इस जीव पर रिसर्च कर सकें। लेकिन उनके फोन पहले से ही बंद पड़े थे, जिसकी वजह से वे किसी को कॉल नहीं कर सकती थीं। हैदर के हिसाब से अभी के लिए उन्हें इस एलियन को अपनी प्रॉपर्टी से बाहर निकालना ही होगा। तीनों मिलकर उस भारी जीव को खींचकर बाहर निकालने लगती हैं, लेकिन उन्हें हैरानी होती है कि इतने छोटे से शरीर में
इस जीव के अंदर इतना मांस कहाँ से आया, क्योंकि यह उन्हें 500 किलो से भी ज्यादा भारी लग रहा था। काफी मशक्कत के बाद वे तीनों आखिरकार उसे अपनी प्रॉपर्टी से बाहर निकाल देती हैं। इसके बाद वे वापस आकर फिर से पार्टी करने लगती हैं, क्योंकि 2 दिन बाद उनकी गाड़ी उन्हें लेने आने वाली थी। तभी वे सरकारी अथॉरिटीज को भी इस एलियन के बारे में इन्फॉर्म कर देंगी। वैसे भी उन्हें यह एलियन फिलहाल खतरनाक नहीं लग रहा था, इसीलिए वे दोबारा नशा करती हैं और एंजॉय करने लगती हैं। लेकिन रात के वक्त जब तीनों सो रही होती हैं, तभी डियो की नींद फिर से उस तेज वाइब्रेशन से खुल जाती है। डियो अकेले ही बाहर जाकर देखने लगती है और उसे एहसास होता है कि वह एलियन शायद मदद मांगने की कोशिश कर रहा है। डियो को लगता है कि शायद वह जीव भूखा है और इन वाइब्रेशंस के जरिए उनसे बात करने की कोशिश कर रहा है। डियो यह बात हैदर को बताने जाती है, लेकिन हैदर इतनी रात को उठना नहीं चाहती। डियो को उस एलियन पर दया आ रही थी, इसलिए वह अकेले ही उस एलियन को उठाकर अंदर ले आती है। हालांकि वह यह रियलाइज नहीं करती कि अब उस एलियन का वजन अचानक बहुत हल्का हो गया है। डियो उसे अंदर लिटाकर फ्रिज में रखा मिल्क शेक पिलाने लगती है और वह एलियन बिना किसी दिक्कत के पूरा मिल्क शेक पी जाता है। अगली सुबह जब शार्लेट की आंख खुलती है तो वह नोटिस करती है कि फ्रिज से उसकी सारी पसंदीदा चीजें गायब हैं। इतना ही नहीं, वह उसी एलियन को दोबारा कमरे में देखकर डर जाती है और सीधा डियो के कमरे में जाकर उस पर भड़क उठती है। वह डियो से पूछती है कि वह गंदा एलियन घर के अंदर कैसे आ गया। डियो उसे रात की पूरी कहानी बताती है, लेकिन शार्लेट का गुस्सा शांत नहीं होता और वह साफ साफ उस एलियन को बाहर फेंकने को कहती है। जब डियो उसे दोबारा उठाने जाती है तो वह एलियन तेज वाइब्रेशन निकालने लगता है, जिससे तीनों के सिर में तेज दर्द होने लगता है। डियो कहती है कि यह एलियन नहीं चाहता कि हम उसे बाहर निकालें। शार्लेट कहती है कि अब उन्हें पास के उस कैबिन में रह रही फैमिली से मदद मांगनी चाहिए। उनके पास एक गाड़ी भी है, इसलिए वे इस एलियन को अपनी गाड़ी में डालकर पास के टाउन में ले जाकर ऑफिशियल अथॉरिटीज को सौंप सकते हैं। वैसे भी उनकी खुद की गाड़ी 2 दिन बाद आने वाली है और उनके फोन भी पूरी तरह डेड हो चुके हैं, इसीलिए अभी वे खुद से कुछ भी नहीं कर सकती। शार्लेट को घर पर छोड़कर डियो और हैदर खुद एक बोगी लेकर पास के उसी कैबिन में मदद मांगने चली जाती है। वहीं घर पर अब शार्लेट अकेली रह जाती है और उस एलियन की तेज बदबू से पूरी तरह परेशान हो चुकी होती है, इसीलिए वह उसे मारने के लिए एक ड्रिंक में पॉइजन मिला देती है ताकि वह जीव उसे पीकर मर जाए। शार्लेट उस एलियन को वह ड्रिंक पिलाने ही वाली होती है, लेकिन वह एलियन अपनी शक्तियों से शार्लेट के दिमाग को कंट्रोल कर लेता है। वह उसके इरादों को समझ जाता है और शार्लेट को कंट्रोल करते हुए पॉइजन वाला ग्लास नीचे गिरा देता है। वहीं दूसरी तरफ हैदर और डियो अब तक उस कैबिन तक पहुंच चुके होते हैं। हैदर को लगता है कि कैबिन के बाहर एक डॉग रहता है, लेकिन अब वहां कोई भी नहीं होता। जब वे अंदर जाती हैं तो देखती हैं कि वहां अलग अलग तरह के साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स रखे हुए हैं, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जिनसे लगता है कि कोई स्पेस पर रिसर्च कर रहा था। डियो वहां रखे नोट्स भी देखती है जिनमें स्पेस और दूसरी गैलेक्सीज की डिटेल्स लिखी होती हैं। इसके अलावा वहां कई साइंटिफिक फॉर्मूलाज भी होते हैं जो गैलेक्सी में सिग्नल भेजने का काम करते हैं। डियो समझ जाती है कि यहाँ जो भी था वह डीप स्पेस और एलियन लाइफ पर रिसर्च कर रहा था। शायद वह भी 2 रात पहले मीटियोराइट देखने यहाँ आया होगा, लेकिन अब वह सब अचानक कहाँ चले गए ये समझ नहीं आता। कैबिन में रहने वाली फैमिली भी नहीं है, जबकि उनकी गाड़ी बाहर ही खड़ी होती है, इसलिए दोनों तय करती हैं कि अगले दिन फिर से यहाँ आएंगी और अभी वापस लौट जाती हैं। घर पहुंचकर वे देखती हैं कि शार्लेट बिल्कुल आराम से पूल में लेटी हुई है। वे उसे बताती हैं कि कैबिन उन्हें खाली मिला और अब मजबूरी में उन्हें एक दिन और उस एलियन को घर में रखना पड़ेगा। लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि शार्लेट को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, जबकि वही शार्लेट कुछ देर पहले उस एलियन को देखकर सबसे ज्यादा भड़क रही थी। तो अचानक उसमें यह बदलाव क्यों आया, ये हमें आगे पता चलता चलेगा। हालांकि हैदर अब भी उस एलियन की स्मेल से काफी गुस्से में होती है। इसी बीच डियो का ध्यान पास में पड़े टूटे हुए शीशे के ग्लास पर भी जाता है। लंच के वक्त शार्लेट अजीब तरीके से बहुत सारा खाना खाने लगती है। वही शार्लेट जो हमेशा अपनी फिटनेस के लिए कम और तहजीब से खाना खाती थी, उसे इस तरह भूखों की तरह खाना खाते देखकर हैदर और डियो दोनों हैरान हो जाती हैं। वे सोचने लगती हैं कि जब से वे वापस आई हैं तब से शार्लेट इतनी ज्यादा बदल कैसे गई। इतना ही नहीं, खाना खाने के बाद शार्लेट तेज धूप में बाहर जाकर जोर जोर से एक्सरसाइज भी करने लगती है। कुछ देर बाद रात हो जाती है। इस बार आधी रात को हैदर की आंख खुलती है क्योंकि उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वह बाहर जाकर जो कुछ अपनी आंखों से देखती है उस पर उसे खुद यकीन नहीं होता। वह एलियन जीव अब अपना साइज बढ़ा रहा होता है और शार्लेट बिना कपड़ों के उसी एलियन से लिपटी पड़ी होती है। घबराहट में हैदर जोर से चिल्ला देती है, लेकिन तभी वह एलियन हैदर के दिमाग को अपने कंट्रोल में ले लेता है। हैदर अब अपने बस में नहीं रहती। वह खुद ही अपने कपड़े उतारती है और जाकर शार्लेट और उस एलियन के पास लेट जाती है। वह एलियन उन दोनों के साथ इंटीमेट होने लगता है। अगली सुबह डियो की आंख खुलती है। वह बाहर दोनों को एक साथ देखकर कहती है कि आज उनका शहर वापस जाने का समय हो चुका है। वह हैदर से कहती है कि अपने कैब वाले से पूछो कि वह उन्हें लेने किस टाइम आएगा, लेकिन अब हैदर और शार्लेट दोनों अजीब बर्ताव करने लगती हैं। वे कहती हैं कि उनके फोन काम नहीं कर रहे और अगर गाड़ी वाला आ भी गया तो भी वे कहीं नहीं जाएंगी। शुरुआत में डियो को लगता है कि शायद उन्होंने उसके बिना नशे की गोलियां खा ली होंगी और अभी नशे में है। डियो उन दोनों से उस एलियन के बारे में पूछती है तो शार्लेट जवाब देती है कि हमारे मालिक हमारे बेडरूम में आराम कर रहे हैं। यह सुनकर डियो को और ज्यादा शक हो जाता है कि उस एलियन ने
उनके साथियों के साथ कुछ किया है। वह शार्लेट के बेडरूम में जाती है और देखती है कि वह एलियन क्रिएचर समय के साथ खुद को और ज्यादा इवॉल्व कर रहा है। उसका साइज अब काफी बढ़ चुका होता है, मानो वह पृथ्वी के माहौल में खुद को पूरी तरह ढाल चुका हो। डियो उसे वहीं छोड़कर वापस हैदर और शार्लेट के पास आती है और उन्हें यहाँ से निकलने को कहती है, क्योंकि अब यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं था। लेकिन शार्लेट कहती है कि अब वे यहाँ से कभी नहीं जाएंगी और अच्छा होगा कि डियो भी हमेशा के लिए यहीं रुक जाए। अब डियो पूरी तरह समझ जाती है कि उसके दोनों साथी उस मॉन्स्टर के कब्जे में आ चुके हैं। मदद लेने के लिए वह उसी कैबिन की ओर भागती है। कैबिन पहुंचकर वह देखती है कि वहाँ खड़ी गाड़ी से चाबियां गायब हैं। अगर उसे कैबिन के अंदर चाबियां मिल जाती तो वह अपने दोस्तों को लेकर यहाँ से निकल सकती थी और पास के टाउन में जाकर पुलिस को सब कुछ बता सकती थी। लेकिन आज भी कैबिन में कोई मौजूद नहीं होता। डियो जल्दी जल्दी गाड़ी की चाबियां ढूंढने लगती है। इसी दौरान उसे फिर से वही साइंटिफिक नोट्स दिखाई देते हैं और हैरानी की बात यह होती है कि उसे उसी एलियन जीव की ड्राइंग भी मिल जाती है जो अब भी उनके घर में मौजूद है। यानी यहाँ जो भी साइंटिस्ट था वह इसी एलियन पर रिसर्च कर रहा था। डियो को धीरे धीरे सब समझ आने लगता है कि कैसे उस साइंटिस्ट ने एलियन के प्लैनेट को खोज निकाला होगा और कैबिन में मौजूद इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से एलियंस को पृथ्वी पर आने का सिग्नल भेजा होगा और उसी सिग्नल को फॉलो करते हुए एलियन मीटियोराइट के जरिए पृथ्वी पर आ गए। तभी डियो का ध्यान दीवार पर लगे गन शॉट की तरफ जाता है। वह देखती है कि कैबिन के पीछे वह साइंटिस्ट मरा पड़ा है, यानी एलियन ने उसे पहले ही मार डाला था। डियो डर के मारे फौरन अपनी बोगी से वापस हैदर के घर भागती है ताकि अपने दोनों दोस्तों को उस मॉन्स्टर से बचा सके। घर पहुंचकर वह शार्लेट पर चिल्लाते हुए उसे सारी बातें बताती है जो कुछ उसने कैबिन में देखा था। लेकिन अब हैदर और शार्लेट को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। डियो फिर से उस एलियन के कमरे में जाती है और उस पर चिल्लाते हुए कहती है कि उसे सब पता है कि उसी ने उसके दोस्तों के दिमाग पर कब्जा किया है और वही उन्हें यहाँ रोक रहा है। एलियन डियो का मन पढ़ लेता है और उसे भी काबू में करने की कोशिश करता है। डियो भी अपने दोस्तों की तरह अपने कपड़े उतारने लगती है, लेकिन तभी वह खुद को संभाल लेती है और उसके माया जाल में नहीं फंसती। वह समझ जाती है कि एलियन ने उसके दिमाग को कंट्रोल करने की कोशिश की थी और यही उसने उसके दोनों दोस्तों के साथ किया होगा। यहाँ डियो उस एलियन से उसका इरादा पूछती है। तभी वह एलियन अपने विजन के जरिए डियो को अपनी दुनिया दिखाता है। वह दिखाता है कि कैसे उस एलियन प्रजाति ने अपने प्लेनेट पर बाकी सभी स्पीशीज को मार डाला और धीरे धीरे पूरे ग्रह पर अपना कंट्रोल बना लिया। कुछ ही समय में उनके प्लेनेट पर उनके अलावा कोई और जीव जिंदा नहीं बचा। इसी दौरान उन्हें पृथ्वी से उस साइंटिस्ट की तरफ से जीवन होने का सिग्नल मिला। उस सिग्नल के बाद यह एलियन मीटियोराइट के जरिए पृथ्वी पर पहुंचा ताकि यहाँ मौजूद बाकी सभी जीवों को खत्म करके इस प्लेनेट को भी अपना बना सके। वैसे भी इस वीरान यूनिवर्स में पृथ्वी जैसे जीवन के योग्य ग्रह बहुत कम होते हैं। ये प्लेनेट उस एलियन के अपने ग्रह से भी ज्यादा बेहतर निकला। इसी वजह से वह एलियन इतनी जल्दी ग्रो हो गया और अपनी आबादी बढ़ाने के लिए उसने हैदर और शार्लेट को अपना शिकार बना लिया। अब डियो को पूरी सच्चाई पता चल चुकी थी। वह अपनी दोनों दोस्तों से कहती है कि वे यहाँ से पैदल ही भाग जाएं, लेकिन शार्लेट कहती है कि वे अब कहीं नहीं जाएंगे। तभी अचानक शार्लेट का पेट अपने आप ग्रो होने लगता है। वहीं हैदर के साथ भी बिल्कुल यही होने लगता है, यानी वे दोनों जल्द ही एलियन बच्चे को जन्म देने वाली थी। डियो ये देखकर और भी हैरान रह जाती है कि उसकी दोनों दोस्तों की आंखों और मुंह से वही काला लिक्विड निकल रहा था जो शुरुआत में उस एलियन की बॉडी से निकल रहा था। डियो चाहकर भी अब उन्हें संभाल नहीं पाती। वह समझ जाती है कि एलियन बच्चे को जन्म देने के बाद वे दोनों खुद भी मारी जाएंगी। इसलिए डियो अब उस एलियन को ही मारने का फैसला करती है ताकि सब कुछ यहीं खत्म किया जा सके। लेकिन जब वह उसे मारने के लिए अंदर जाती है तो हैदर और शार्लेट उसे रोकने के लिए उस पर हमला कर देती है और उसके सिर पर वार करके उसे नीचे गिरा देती है। घायल हालत में डियो उस एलियन से कहती है कि वह उसकी दोस्तों को छोड़ दे, लेकिन एलियन फिर से डियो के दिमाग को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। हालांकि काफी कोशिशों के बाद भी वह डियो के दिमाग को कंट्रोल नहीं कर पाता। इसी बीच डियो एक हथियार उठाती है और उस एलियन पर हमला करके उसे मार देती है। वहीं हैदर और शार्लेट जो एलियन से प्रेग्नेंट थी, एलियन बच्चे को जन्म देने के लिए दूर भागने लगती है। डियो जानती थी कि वह और एलियंस को पैदा नहीं होने दे सकती, इसीलिए वह उसी बोगी का इस्तेमाल करके रेगिस्तान में भाग रही हैदर को टक्कर मार देती है। लेकिन हैदर के पेट में पल रहा एलियन इससे नहीं मरता। रोते हुए डियो हैदर के पेट पर वार करती है, जिससे हैदर और उसका एलियन बच्चा दोनों मारे जाते हैं। इसके बाद वह देखती है कि शार्लेट अब भी भाग रही है, लेकिन तब तक बोगी का तेल खत्म हो चुका था। डियो तेजी से दौड़ते हुए शार्लेट के पीछे जाने लगती है। शार्लेट जो अब खुद के काबू में नहीं थी, अपने एलियन बच्चे को बचाने के लिए डियो से लड़ने लगती है। इसी दौरान वह कैब ड्राइवर वहां पहुंच जाता है जो आज तीनों को वापस ले जाने वाला था। वह देखता है कि डियो और शार्लेट आपस में लड़ रही हैं। डियो के हाथ में हथियार देखकर उसे गलतफहमी हो जाती है कि डियो शार्लेट को मारने की कोशिश कर रही है। जैसे ही डियो शार्लेट के पेट पर वार करने वाली होती है, ठीक उसी वक्त ड्राइवर डियो के हाथ पर गोली मार देता है। इसके बाद वह घायल शार्लेट
शार्लेट को गाड़ी में डालकर पास के टाउन ले जाने लगता है ताकि उसका इलाज हो सके। डियो के हाथ में सिर्फ गोली लगी थी, इसलिए वह फिर से उठती है और गाड़ी के पीछे भागने लगती है। उसे डर था कि कहीं ड्राइवर एलियन बच्चे को मेन टाउन तक न पहुंचा दे, क्योंकि ऐसा हुआ तो पूरी पृथ्वी खतरे में पड़ जाएगी। जब वह गाड़ी के पास पहुंचती है तो देखती है कि शार्लेट ड्राइवर को मार चुकी है। अब डियो गाड़ी में रखी राइफल उठाती है और पीछे जाकर देखती है कि शार्लेट एलियन बच्चे को जन्म देना शुरू कर चुकी है। डियो जानती थी कि एलियन के पैदा होते ही शार्लेट वैसे भी मर जाएगी, इसलिए वह अपने मन को मजबूत करती है और शार्लेट के पेट में गोली मार देती है। डियो फाइनली मैन एलियन के साथ साथ दोनों एलियन बच्चों को मार देती है, लेकिन इसके साथ ही उसकी दोनों दोस्त भी मारी जाती हैं। डियो को इस बात की तसल्ली होती है कि उसने कम से कम पृथ्वी को एलियंस से बचा लिया, लेकिन तभी वह यह देखकर हैरान रह जाती है कि आसमान में उसी एलियन प्लैनेट से हजारों लाखों मीटियोराइट्स पृथ्वी की ओर गिर रहे हैं। इसका मतलब यह था कि उस साइंटिस्ट के सिग्नल सिर्फ एक एलियन ने नहीं बल्कि उस पूरे प्लैनेट के सभी एलियंस ने सुन लिए थे और अब सारे एलियंस पृथ्वी पर आ रहे थे, यानी अब पृथ्वी का तबाह होना तय था।